हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज की इस एक और नए और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी मेजर सेकंड पेपर है जो माइनर एवं ओपन इलेक्टिव वालों के लिए जूलॉजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जूलॉजी का सेकंड पेपर तैयार किया गया है, उसका हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने देख लिया था चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है जैव रसायनिकी एवं कार्यकी का चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने चरक का योगदान को पढ़ लिया था। दूसरा 1.2 स्रोत का योगदान को भी आपने सीख लिया था। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जैविक अणु मतलब बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम 2.1 देखेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म एवं बृहद अणु। ठीक है, चलते हैं समझते हैं और शुरू करते हैं आज की इस नई और कमाल की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुशवाहा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कुछ तत्वों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सभी तत्व इस तरह से 35 प्रकार के तत्व हमारे मानव शरीर में पाए जाते हैं। हमारे अंदर के शरीर की कोशिका में जो तत्व पाए जाते हैं वो 35 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सबसे पहले हमें इन तत्वों के बारे में जानना होगा, तभी आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को समझ पाएंगे। यानी कि जैव अणु समझने के लिए हमें पहले रासायनिक तत्व जानना पड़ेगा जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी तत्व हमारे शरीर को इन तत्वों की आवश्यकता होती है। और जैसे कि आयोडीन हो गया, तो ये सभी तत्व हैं जो इन सभी तत्वों की हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। तो पहले हमें इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, एक नज़र इन पर भी डालनी पड़ेगी, तभी आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर समझ में आएगा। तो इनको मैंने आपको बताया कि इस तरह के 35 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब इन तत्वों को 3 समूहों में बांटा गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कोशिका में पाए जाने वाले तत्व। इन तत्वों को 3 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहले दीर्घ मात्रिक तत्व, दूसरे आते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व एवं तीसरे आते हैं अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम देखते हैं अब इनकी परिभाषा। सबसे पहले जानते हैं दीर्घ मात्रिक तत्व की परिभाषा, फिर जानेंगे सूक्ष्म मात्रिक, फिर जानेंगे अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि नाम से स्पष्ट दीर्घ मात्रिक तत्व उन तत्वों को कहते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर आपको बैठ जाना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। आप टॉपिक डालिए दीर्घ मात्रिक तत्व। मैंने आपको बताया कि हमारे मानव शरीर में रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उनमें से 35 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अब इन सभी को 3 समूहों में बांटा गया है, दीर्घ मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व और अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अब देख सकते हैं, अब दीर्घ मात्रिक का मतलब होता है मात्रा कितनी है उसमें। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि दीर्घ मात्रिक तत्व सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ से बन डालिए दीर्घ मात्रिक तत्व। लिखिए उन तत्वों को कहते हैं जो अधिक मात्रा में जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो सबसे अधिक मात्रा में जीवों की कोशिकाओं को पाए जाते हैं वो कहलाते हैं दीर्घ मात्रिक तत्व। ठीक है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कोशिकाओं में पाए जाने वाले दीर्घ तत्व है। मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कोशिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक कोशिका का 93% भाग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा सूक्ष्म मात्रिक तत्व। कोशिकाओं में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये कोशिका के लगभग 2% भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2% भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ठीक है, इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अब जानते हैं अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्या होते हैं। अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व समझते हैं। देखिए अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व तो कोशिकाओं के अंदर अत्यंत कम मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तत्व जो कोशिकाओं के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं देखिए, आयोडीन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम बोलते हैं इसको। और उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम और लास्ट में आ जाएगा क्रोमियम। तो ये सभी तत्व हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं हमारे मानव शरीर कोशिका के अंदर। उसके बाद इस तत्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, शरीर में जैविक गतिविधियों के संपादन हेतु ये तत्व अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये जितने भी तत्व 35 प्रकार के, इनको 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 35 प्रकार के तत्व, इनमें से
बहुत ज़रूरी, अत्यंत आवश्यकता होती है हमारे शरीर की कोशिकाओं में या फिर हमारे शरीर को, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आयोडीन। आयोडीन यदि संतुलित बिगड़ जाता है, अगर आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, तो थायराइड, तो आयोडीन से मानव शरीर में थायराइड संबंधी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया दीर्घमात्रिक तत्व के उदाहरण कौन कौन सी हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको उदाहरण को याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक तत्व के उदाहरण कौन कौन सी हैं, सोडियम। इन सभी के नाम याद करना अनिवार्य है। सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम के क्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद देख रहे सूक्ष्म मात्रिक, अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। चलिए अब जानते हैं अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व के उदाहरण। इन सभी को याद करना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले आ जाता है जिंक, उसके बाद आ जाता है, मेरे साथ बोलते जाइए और लिखते जाइए। पहले आता है अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व का उदाहरण जिंक, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है कोबाल्ट, उसके बाद आता है मोलिब्डेनम, इसको मोलिब्डेनम बोला जाता है। उसके बाद आता है Fe का मतलब होता है आयरन, आयरन का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद आता है आई से आता है आयोडीन का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद आता है बोरॉन, बोरॉन का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद आता है सेलेनियम, सेलेनियम का प्रतीक चिन्ह होता है। और उसके बाद आता है मैग्नीज का प्रतीक चिन्ह होता है। और लास्ट में आता है Cr, एक इसका प्रतीक चिन्ह होता है क्रोमियम का। तो इन सभी को हमें याद कर लेना अच्छे से, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने बताया। चलिए यदि आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे तो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर को। तो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर अब आप यहाँ से शुरू होता है। इन सभी को नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। पहला, मानव शरीर में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 35 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने यहीं पर है किस प्रकार के तत्व। अब इन सभी 35 प्रकार के तत्वों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 समूह हैं वो? पहला है दीर्घमात्रिक तत्व, दूसरा बताया था मैंने सूक्ष्म मात्रिक तत्व, तीसरा बताया था अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। तो इनको आप नंबर से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से विस्तृत नोट्स बनाएं और इनको उदाहरण सहित बनाएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब जानकारी अच्छी से समझ में आई होगी। अब शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को। तो आप देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और मॉलिक्यूल्स। बायो को हिंदी में कहते हैं जैव एवं इसका अर्थ होता है जीवन, इसका अर्थ होता है जीवन, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अणु, ठीक है, अणु। मॉलिक्यूल को कहते हैं अणु और मॉलिक्यूल्स को बहुत सारे अणु, ठीक है। मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु, और इसका अर्थ क्या होता है कि छोटे छोटे अणु जो होते हैं, परमाणु से थोड़े बड़े अणु, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उनको बोलते हैं अणु, ठीक है, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अणु, छोटे छोटे पदार्थ के अणु आपने सुने होंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग समझते हैं कि पर अणु से परमाणु बना होता है, नहीं, परमाणु से अणु बना होता है, परमाणु से अणु बना होता है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक अणु के अंदर बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, ठीक है। वो अभी डिटेल्स में अभी आप बाद में पढ़ोगे, अभी आप इतना जान लीजिए कि एक अणु के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु हो सकते। अणु बड़ा होता है और परमाणु छोटा होता है, इसलिए एक अणु के अंदर कई छोटे छोटे परमाणु होते हैं, ठीक है। कई हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आइए सीखते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स एक कार्बन आधारित कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक मतलब इनमें कार्बन पाया जाता है, जो जीवित जीवों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, 25 से अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैव अणुओं में पाए जाते हैं। मतलब कि जो जैव अणु होते हैं, लेकिन इनसे जैव अणुओं में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर पाए जाते हैं। देखिए 25 से अधिक, एक जैव अणु में 25 से अधिक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से मुख्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। आगे देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक समूह के साथ कार्बन के यौगिक हैं, जो कोशिकाओं के आधे से अधिक शुष्क भार के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इतना आपको नोट्स कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स के प्रकार। हम आपको बता देते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले सूक्ष्म अणु और दूसरे होते हैं बृहद अणु। सूक्ष्म अणु को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और बृहद अणु को
इंग्लिश में कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा किताब के अनुसार कैसा दिया गया है इसका उत्तर। देखिए किताब में इसका उत्तर कैसा देखने को मिलता है। देखिए उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जीवों का शरीर अर्थात कोशिका अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों, तत्व, यौगिक अथवा का मिश्रण से बना होता है। ठीक है, और उसके बाद कोशिकीय पूल के इन रासायनिक पदार्थों को उनकी आणविक संरचना के आधार पर 2 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं बृहद मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़े वाले मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनका अणुभार कितना होता है, 1000 से कम होता है। ठीक है, 1000 से कम इनका अणुभार होता है। ठीक है, और जितने भी बृहद अणु हैं मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स उनका 1000 से ज़्यादा अणुभार होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट। जो मॉलिक्यूलर वजन होता है उनका 1000 से अधिक होता है और इनका होता है 1000 से कम। ठीक है, सूक्ष्म माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है और मैक्रो मॉलिक्यूलर्स का वेट 1000 मॉलिक्यूलर वेट से अधिक होता है। ठीक है, और अब हम जानते हैं इसको और डिटेल्स में। लघु या सूक्ष्म जैव अणु वे पदार्थ जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इनके अणु रासायनिक दृष्टि से छोटे होते हैं। देखिए कितना सरल है, मैंने आपको बताया कि पहले ही बता दिया था कि छोटे वाले अणु, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कम, मतलब इनके अणु रासायनिक दृष्टि से छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा इनके अणुओं की रासायनिक संरचना सरल होती है, बिल्कुल सरल है, इतना से याद करना है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इनका अणुभार अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब इनका अणुभार मैंने आपको बताया है कि मॉलिक्यूलर वजन इनका जो होता है वो कम होता है। उसके बाद देखता है चौथा, इनकी विलयशीलता बहुत अधिक होती है, अर्थात ये अधिकांश द्रवों में होते हैं, मतलब कि ये पानी में जल्दी घुल जाते हैं, मतलब ये द्रवों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके उदाहरण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उदाहरण मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स, लिपिड, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, जल, लवण कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म जैव अणु हैं। ठीक है, मैं अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, हो सकता है कि आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। कि मैंने आपको बताया इसके उदाहरण कि मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड आपने तो पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, तो मैं अभी आपको सब बताऊंगा। लिपिड्स भी बताऊंगा, अमीनो अम्ल भी बताऊंगा, न्यूक्लियोटाइड्स भी बताऊंगा, जल एवं लवण भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको सब बता दूंगा, आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको सब सिखा के जाऊँगा। अभी हम आगे चलते हैं, इनको आगे से और डिटेल से देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, उदाहरण मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड, लिपिड, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, जल एवं लवण आदि महत्वपूर्ण सूक्ष्म अणु हैं। इतना उदाहरण समझ लीजिए और इनको हम बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन सीखना ज़रूरी है इन सभी को, तभी आपको आगे की पढ़ाई समझ में आएगा। नहीं तो आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जब पहुंच जाओगे तो आपको और भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक से नहीं समझोगे और नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको आगे क्लास में बहुत ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। अगर आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, अन्यथा नहीं पढ़िए। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया यहाँ तक पढ़ लिया था हमने सूक्ष्म अणु। अब देखते हैं बृहद अणु यानी कि बड़े वाले अणु यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। जानते हैं सूक्ष्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे रासायनिक रसायन अणु जो संरचना की दृष्टि से बड़े होते हैं वे बृहद अणु कहलाते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे रासायनिक अणु जो संरचना की दृष्टि से बड़े होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे रासायनिक अणु जो संरचना की दृष्टि से छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और संरचना की दृष्टि से बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं बृहद मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़े वाले मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखते हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अणु एककों के बाहुलीकरण से बनते हैं, मतलब जब बहुत सारे सूक्ष्म अणु जुड़ते हैं तब एक बृहद अणु बनता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद। अभी आप इतना समझिए कि जब बहुत सारे अणु जुड़ते हैं, जब बहुत सारे सूक्ष्म अणु जुड़ते हैं तो उनमें से एक बड़ा वाला अणु बनता है। ठीक है, इतना तो आप समझदार ही हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कोशिका के बृहद अणु कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है। इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? ठीक है, आप जानिए। इनके अणु रासायनिक दृष्टि से बड़े होते हैं। पहला बहुत ज़्यादा सरल है, ये सीधा का सीधा 3 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न आते हैं कि गुण लिखिए, मतलब दोनों 5 नंबर में आते हैं। दोनों बृहद अणु और सूक्ष्म अणुओं के गुण लिखिए। ठीक है, समझाइए और एवं इनके गुण लिखिए।
तो ये 5 नंबर प्रश्न आता है, तो इन गुणों को आपको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद दूसरा था, ये सूक्ष्म अणुओं के बहुलक होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से जुड़कर छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बृहद अणु बने होते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा, इनका अणुभार अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। और सूक्ष्म अणुओं का अणुभार कम होता है, यानी मोलिकुलर वेट कितना कम होता है, 1000 से कम, और इनका 1000 से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी विलयशीलता कम होती है, मतलब ये पानी में कम घुलते हैं। उबारे तो पानी में ही पाए जाते हैं, यानी द्रव में ही पाए जाते हैं, तुरंत घुल जाते हैं, लेकिन इनकी विलयशीलता बहुत कम होती है। इनकी आणविक संरचना सरल, शाखित या अशाखित एवं कुंडलित होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनके उदाहरण। इनके उदाहरण देखिए, पॉलीसेकेराइड, अभी आपको सिखाएंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या है। उसके बाद प्रोटीन भी सिखाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल भी सिखाएंगे। ये सभी आप जानते होंगे शायद। प्रोटीन आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की इस बार ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लिक अम्ल, इसको भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल आप जानते ही होंगे, जैसे कि DNA हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, RNA हो गया, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका में पाए जाने कुछ महत्वपूर्ण बृहद अणु हैं जो कोशिका के अनुरक्षण तथा कार्यशीलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। जीव शरीर के अंदर की प्रत्येक कोशिका एक बाह्य कोशिकीय पदार्थ से घिरी रहती है। जीव शरीर के अंदर की कोशिका प्रत्येक शरीर की एक बाह्य कोशिकीय पदार्थ से घिरी रहती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म तथा बृहद जैव अणु बाह्य कोशिकीय पदार्थ में पाए जाते हैं। ये दोनों जैव अणु प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से आपस में संबंध बनाए रखते हैं, जिससे कोशिकीय पदार्थों का रासायनिक संगठन हमेशा एक सा बना होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, इतना आपको समझ में आएगा। सूक्ष्म अणु बृहद अणु समझ में आया। अब जानते हैं कोशिकीय पूल, यानी कि कोशिकीय पूल आपको इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको कोशिकीय पूल काम आएगा, क्योंकि बहुत सरल है इसको समझना बहुत सरल है। देखिए इसको कैसे समझेंगे आप। देखिए कोशिकीय पूल को आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अणु पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं। आप मान लीजिए बहुत सारे अणु पाए जाते हैं, जो इन तत्वों का जो समूह है इतना बड़ा, ठीक है। इन जितने भी तत्व हैं इसके अंदर, मान लीजिए 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों का ही समूह है, या फिर 35 तत्व मान लीजिए आप कि 35 तत्वों का जो समूह है, इन्हीं को कहा जाता है कोशिकीय पूल। मतलब एक कोशिका के अंदर जितने भी अणु पाए जाते हैं उन सभी को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोशिकीय पूल बोलेंगे, कोशिकीय पूल बोलेंगे, ठीक है। जितने भी कोशिका में तत्व पाए जाते हैं उन सभी को एक साथ जब हम बोलेंगे तो कोशिकीय पूल बोलेंगे। इतना सरल है। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर में आ जाता है तो आप इसे कैसे लिखेंगे। कोशिकीय पूल कितना जरूरी है हमारी कोशिका के लिए, अब जानते हैं। देखिए कोशिका के अंदर बहुत सारे तत्व हैं। अभी तत्व तो हमारे अंदर बहुत जरूरी है, अगर कोई भी तत्व अगर निकल जाता है तो खत्म हो जाएगी कोशिका, ठीक है। जानते हैं अब कोशिका द्रव के जैव रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले कुछ तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व स्वतंत्र रूप से शरीर में न रहकर यौगिकों के रूप में रहते हैं। ये यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिनके मध्य 9:1 पाया जाता है। हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की इकाई है, ठीक है। हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की इकाई है, इतना आपको समझ में आया। इस कारण जीवों के शरीर में पाए जाने वाले सभी तत्व, यौगिक और दूसरे पदार्थ कोशिकाओं में भी रहते हैं, और ये सभी पदार्थ कोशिकाओं में अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये परिभाषा देखिए क्या दी हुई है इस किताबी ज्ञान के आधार पर, कि किसी कोशिका में पाए जाने वाले सभी अणुओं को एक साथ कोशिकीय पूल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद किसी कोशिका के कोशिकीय पूल में कार्बनिक या कार्बनिक दोनों ही पदार्थ हो सकते हैं। कार्बन का मतलब होता है उनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक का मतलब उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है। दोनों प्रकार के तत्व हो सकते हैं कोशिकीय पूल में, ठीक। अब कोशिकीय पूल का अनुपालन देखते हैं। कोशिकीय पूल में उपस्थित पदार्थों की कोशिका को हमेशा आवश्यकता होती है। कोशिकीय पूल में उपस्थित पदार्थों की कोशिका को हमेशा आवश्यकता होती है, बताया। इसमें से किसी भी पदार्थ की कमी होने पर कोशिकीय क्रियाओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कारण कोशिकीय पूल का अनुपालन अत्यंत आवश्यक क्रिया है। कोशिका द्वारा यह कार्य उसके चारों तरफ स्थित वर्णात्मक पारगम्य कोशिका कलाय कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। मतलब
अभी बताते हैं। यह कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक रसायनों को अंदर आने देती है, ठीक है, और अवांछित पदार्थों को बाहर जाने देती है। एक कोशिका कला अपने इस कार्यों के द्वारा कोशिका पूल के स्थायित्व को बनाए रखती है, ठीक है। कोशिकी पूल का अनुपालन देखिए कैसे होता है, मतलब इसकी रक्षा कैसे होती है। जो कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जितनी भी कोशिका झिल्ली के अंदर ही जिस अभी तत्व पाए जाते हैं, तो कोशिका झिल्ली क्या कहती है, जितने भी काम के तत्व हैं उनको अंदर आने देती है, लेकिन जो बेकार तत्व हैं, कोई मान लीजिए कोई तत्व काम करना बंद कर दिया, खराब हो गया, तो उसको बाहर फेंक देती है। अवांछित के अंदर गंदगी को सब बाहर फेंक देती है और काम चीज़ों को अंदर ले लेती है। एक कोशिका झिल्ली की खासियत है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है उसकी खासियत है। तो इतना आपको समझ में आया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रासायनिक तत्व पढ़े। रासायनिक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घमात्रिक तत्व, सूक्ष्मात्रिक तत्व और अति सूक्ष्मात्रिक तत्व, ठीक है। इन सब की परिभाषा आपने लिखी, जानी और समझी। उसके बाद हमने पढ़े जैविक अणु। जैविक अणु 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म अणु और बृहद अणु। सूक्ष्म अणु को हमने डिटेल्स में पढ़ा, बृहद अणु को डिटेल्स में पढ़ा, और हमने कोशिकीय पूल इस वीडियो में पढ़ा और कोशिकीय पूल का अनुपालन इस वीडियो में पढ़ा। दोनों एक ही बात है। तो आपको इतना सरल है, बिल्कुल मैंने आपको सरल करके समझाया है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाएंगे, मोनोसैकेराइड के बारे में हम बताएंगे। अगली वीडियो में आप सब जानेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको सबसे पहले पढ़ाई के लिए वीडियो पहुंच जाए। बस मेरा तो इतना ही सपना है। और आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी में आपको पढ़ने को मिलेगा मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, उसी में मिलेगा पॉलीसैकेराइड। मैंने आपको बताया था, मैं अब उसी वीडियो में आगे की जानकारी बताऊंगा। आगे की वीडियो में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।